क्या हुआ था बेटा? सर 80 की महिला पका रही थी सर, तब हम कैसे खा सकते हैं सर? हम तब कैसे खा सकते हैं? क्या हुआ था बेटा? सर 80 की महिला पका रही थी सर, तब हम कैसे खा सकते हैं सर? हम तब कैसे खा सकते हैं? छुआछात, भेदभाव, गैर बराबरी, कब तक ये कलंक गौतम बुद्ध के भारत पे लगा रहेगा? एक महिला, सम्मानित महिला, जो अपनी किचन के अंदर खाना बनाती है और उस खाने के टिफिन में हमें संस्कार देती है, हमें सिखाती है समाज क्या है, हमें बताती है एजुकेशन क्या है, उस सम्मानित महिला का मनुवादी लगातार कर रहे हैं अपमान। साथियों, यह स्थिति है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि कहा जाता है। उस देवभूमि पर कुछ दिन पहले एक वंचित को इसलिए पीटा गया, इतना पीटा गया कि हॉस्पिटल में जाके उस वंचित रमेश, जो कि टेलरिंग का काम करते थे, उनकी मौत हो जाती है। इसी दिसंबर की बात है ये। और अब उसी चंपावत में भोजन माता सुनीता देवी को पहले नियुक्ति दी जाती है। जब वो भोजन बनाती है तो मिड डे मील्स के बच्चे क्या कहते हैं? हम वंचित के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। साथियों, ये है कलंक। ये कलंक दिया हमें मनु महाराज की औलाद ने। दुनिया में दो प्रजाति है, एक इंसान, दूसरा जानवर। लेकिन यहां पर संविधान के बावजूद आजादी के 75 साल होने को है और छुआछात का कलंक माथे पे है। ये है हमारे समाज, हमारे भारत देश की व्यवस्था। दुनिया में दो प्रजाति, भारत में 3 प्रजाति। क्यों? सवाल पूछूंगा मैं, लगातार पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, हर बार पूछूंगा। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चंपावत का ये जो सीन है, चंपावत की ये जो घटना है, चंपावत की ये जो वारदात है, ये बर्दाश्त नहीं है। एक सम्मानित महिला का अपमान ही नहीं, उसकी मानहानि की गई है। सुनिए, ये छोटे बच्चे जिनको उनके घर से धर्म की शिक्षा दी जाती है, क्या कहता है छोटा सा बालक अपनी भोजन माता को लेके? क्या ये है मनुवाद के संस्कार? क्या ये है ब्राह्मणवाद की शिक्षा? नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा, नहीं चाहिए ये संस्कार। संस्कार वो जो मानव को मानव समझे, संस्कार वो जो समाज को एक रखे, संस्कार वो जो दुनिया में दिखाए कि हम एक हैं। भारत में एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छुआछात का कलंक भारत पे इतना बड़ा है, कोई इस कलंक को धो नहीं सकता। साथियों, ये लगातार आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो वीडियो, ये सभी चंपावत के हैं। और चंपावत में पहले एक महिला जो जनरल कैटेगरी की थी, उसको भोजन माता बनाया गया। उसके बाद उसकी नियुक्ति को बैन किया, क्या नहीं किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन बाद में सुनीता देवी को भोजन माता का दर्जा दिया गया और भोजन माता का विरोध बच्चों से करवाया। खतरनाक सियासत, खतरनाक राजनीति उस राज्य में जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है। गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले वंचित के हाथ का खाना नहीं खा सकते। यह है कलंक, भारत पे सबसे बड़ा कलंक।
दुनिया में इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और वंचितों का भारत पर पहली बार इस त्रासदी की शिकार सम्मानित महिला सुनीता देवी क्या कहती हैं, सुनिए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये क्या है पूरा मामला? ये जो राजकीय इंटर कॉलेज सुखीडांग का मामला है, क्या है पूरा मामला? जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक पहले नियुक्ति जो हुई थी वो जनरल कैटेगरी की हुई, बाद में आपकी नियुक्ति हुई और फिर आपकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। पूरा मामला समझाइए, क्या है पूरा मामला? पहले का तो पता नहीं है सर मेरे को। जी हाँ, पहले का पता नहीं है मेरे को। जब नियुक्ति हुई तो विज्ञप्ति निकली तो मेरी निकली 10 लेडीज की, 5 SC थी और 5 वो थी 10 थी। जो मेरा बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है, हाँ हाँ तो नियम अनुसार है जी। हाँ, उससे मेरी विज्ञप्ति निकल गई जी हाँ। कोई ये क्या कहते हैं, और सरकारी काम में कोई चोरी से थोड़ी किया है तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो स्कूल के बच्चे जो हैं, राजकीय इंटर कॉलेज सुखीडांग के जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने कहा है कि हम जो है वो दलित के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ हाँ, कहा है सर। जी 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 जी। तो हाँ। ये जो भेदभाव है आपके साथ, ये जो हुआ है, इतना बड़ा जुल्म आपके साथ ये जो ब्राह्मणवाद ने किया है, मनुवाद ने किया है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत गलत है सर है। जी हाँ, बहुत गलत है कि मतलब हम वहाँ ये आगे बढ़ने नहीं देने वाले थे। जो जहाँ भी हो मतलब सोनो जात के हो, मतलब SC नहीं हो, जी। ये मतलब ठहरा इनका। हाँ हाँ तो आगे बढ़े तो अपना ही आदमी बढ़े, तो इनको नीचे ही को दबाया जाए। जी। तो ये समाज में नहीं आना चाहिए SC लोग ना, आने चाहिए लेडीज जेंट्स जो भी है, ये मतलब आगे को नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमारा ही आदमी जो है जिसमें भी लगे, रोजगार में हो चाहे वैसे हो, ये हमारा ही वो लगे। जो पतिव्रता हो, क्या कहते हैं, उसके लिए सरकार नहीं है कि जो विधवा है उसी के लिए है, जो तलाक होता है सर उसी के लिए है क्या नौकरी? हमारे लिए नहीं है। हम नहीं पाल लिया क्या लेबरी करके? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मेरा कहना ये था, मेरे को न्याय मिले। जी 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 जी। हाँ, मेरे को 1 हफ्ता ड्यूटी में जाते हुए देखा है सब लोगों ने, और दुश्मनी होगी, मेरे को डर भी लग रहा है आने जाने में है कि सिर नीचा हो गया। कि मैं तो कह रही हूँ सर, आप लोगों से विनती है कि मेरा सर कट जाए, मेरे को न्याय मिले। बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। तो ये जो आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, किन किन लोगों से डर लगता है आपको? ग्रामीण लोग हैं या कोई और लोग हैं? जितने भी 100 लोग हैं, सब लोगों से लगता है मेरे को डर। हम एक ग्राम सभा में 10 ही परिवार हैं SC लोग, और सब 100 लोग हैं। तो इन लोगों से सबसे डर है मेरे को। मैं किस को बताऊं? सब लोगों से है डर। तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए किसी अधिकारी से बात की है आपने? हाँ, जिला अधिकारी को की है। क्या कहा उन्होंने? पत्र भेजा है सर। अच्छा, आपकी रूबरू बात नहीं हुई, आपने उनको पत्र भेजा है? हाँ, पत्र भेजा है, अपने थाने में भी भेजा है। जी, थाने वालों ने क्या बोला आपसे? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई हो? आपको इंसाफ किस तरह से मिले? आप अपने वापस ड्यूटी पे जाना चाहते हैं? हमको अधिकार मिले सर। जी। हमको हमारा अधिकार मिले, हम लोगों को भी अधिकार मिले। मेरे को ऐसा न्याय चाहिए। जी 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 जी। क्या लगता है आपको कि आपको ये जो सरकार है उत्तराखंड की, ये जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, ये वर्तमान सरकार में आपको इंसाफ मिल सकता है? हाँ, हम आप लोगों से वो है सर, क्या कहते हैं, आप लोगों से मिल रही है। जी। क्या आप लोग दिलाओ हमको। हम लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये आपको जिस तरह से इन्होंने निष्कासित किया है, जिस तरह से आपका इन्होंने अपॉइंटमेंट रद्द किया है, उससे तो ये एकदम ये कलंक है, बड़ा कलंक है जातिवाद का
और शुआ साहब का बहुत बड़ा कलंक है ये। हाँ सर, बहुत कलंक है, क्या कर। तो इस कलंक को धोने के लिए सरकार ने लिया है तो सरकार ही तो निकालेगी, फिर निकाला है। ओके 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 ओके, मतलब आपका ये सरकार को कहना है कि ये जो शुआ साहब का कलंक है, उस कलंक को सरकार को ही धुलना चाहिए। हाँ, मेरा कहना ये है सरकार मेरे को न्याय दिलाए, मेरा यही कहना है जी। हाँ। जब आप स्कूल जाते थे तब आपको कैसा लगता है, और जब आपको स्कूल से निकाल दिया गया तब आप पे क्या गुजर रही है? क्या हानि हुई है सर, क्या गुजरी, मान हानि हुई है, इतना पूरा देखो, मान हानि हुई है। मेरे को क्या बीती होगी आपको पता ही है, क्या बीती होगी मेरे में भी। जी 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 जी, करते हैं जो मैंने 1 हफ्ता ड्यूटी करके हैं, मैं रो रही हूँ, मैंने खाना भी अच्छी तरह नहीं खा रही हूँ, काम भी नहीं हो पा रहा है मेरा। जी, मैं आपका दर्द हमारे जी बोलिए। तब मैं कैसा लग रहा होगा, मैं एक गरीब महिला हूँ जी। तो मेरे को जब वहाँ से नियम अनुसार मेरी तो रोजी रोटी लगी थी, इन लोगों ने हटा दी तो मेरे को कैसा लगा होगा? बहुत बुरा लगा होगा आपको, जाहिरा तौर पे आपको बेहद बुरा लगा होगा। वंचितों का भारत आपकी इस पूरी लड़ाई में आपके साथ है, और आपका अधिकार आपको दिलाने के लिए हम लोग बात जो है आगे सरकार तक पहुंचाएंगे, और केंद्र सरकार तक भी आपकी आवाज पहुंचाएंगे। हाँ सर, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने बुधवार को इस पूरे मामले पे एक वीडियो जारी किया। वंचितों का भारत के लिए स्पेशल वीडियो हरीश रावत ने जारी किया, और उन्होंने दावा किया कि 1 घंटे का उन्होंने इस पूरी वारदात के बाद मौन व्रत रखा। क्या कहते हैं हरीश रावत, जरा ये भी सुन लीजिए। आज सुबह एक ऐसा मन को उद्वेलित करने वाला, उत्तेजित करने वाला दुखद समाचार पड़ा। राज्य सरकार ने एक भोजन माता को केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि वो दलित वर्ग की थी। 21वीं सदी में इस मानसिकता के साथ यदि मेरा उत्तराखंड चल रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। इस समाचार को पढ़ने के बाद मैं अपने चित्त को स्थिर करने के लिए मैंने 1 घंटे का मौन व्रत रखा, और अभी वो मौन व्रत तोड़ा है। और मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि क्षमा मांगते हुए उसको फिर से कार्यरत करें। ये मेरा उत्तराखंड नहीं हो सकता, ये हमारा उत्तराखंड नहीं हो सकता, ये भाजपा का वही उत्तराखंड हो सकता है जहां एक भोजन माता को केवल इसलिए हटा दिया जाए कि वो एक वर्ग विशेष की है। मैं भगवान क्षमा करें, और यदि राज्य सरकार चेती नहीं तो मैं गांधी की मूर्ति के सामने अनशन पर बैठूंगा, जितनी देर बैठ सकूंगा। मैं गांधी बाबा से क्षमा मांगूंगा कि मेरे उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है। साथियों, इसी के साथ बात दिल्ली और लखनऊ की। दिल्ली देश की राजधानी, लखनऊ यूपी का कैपिटल, लेकिन दोनों राजधानियों में कोई अंतर नहीं। दिल्ली में एसएससी के बच्चे जिन्होंने कांस्टेबल एग्जामिनेशन को क्लियर किया, कब क्लियर किया? इसी साल जुलाई में, जुलाई और अगस्त में बच्चों ने एसएससी जेबी टेस्ट क्लियर किया, लेकिन उनको नौकरी नहीं। ठीक इसी तरह लखनऊ में 6-9 के आरक्षण घोटाले की वजह से जिनको नौकरी नहीं मिली वो भी
लखनऊ में रोड्स पे, सड़कों पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे और लखनऊ के इको गार्डन में। क्यों नौकरी नहीं दे रही सरकार? सीधा सवाल। क्या यह है सबका साथ सबका विकास? कहते थे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्यों तोड़ा जा रहा है सबका विश्वास? हद तब हो गई जब 69 के आरक्षण घोटाले के जो विक्टिम्स हैं, जब वो अपना आंदोलन लगातार 187 डेज से कर रहे हैं यूपी में, यूपी के कैपिटल में, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली में एसएससी जेबी कैटेगरी के वो जो जिन लोग बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर किया, वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। लखनऊ के अंदर जब सरकार ने नहीं सुना कुछ भी, तो उन्होंने एक बैल के गले में आंदोलनकारियों ने तख्ती लटका दी। शायद कुछ तो शर्म आए सरकार को। और इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर भीम आर्मी के चीफ और उभरते हुए नौजवान दलित नेता चंद्रशेखर रावण पहुंचे जंतर मंतर पे एसएससी जेबी के एग्जाम क्लियर करने वाले आंदोलनकारियों के बीच। क्या कहा इस वक्त चंद्रशेखर रावण ने, जरा ये सुन लीजिए। जय भीम। अभी हम लोग हैं जंतर मंतर पे और समय लगभग 7 बज गए। जंतर मंतर पे हम क्यों हैं, ये तो पूरे दिन से आपको सोशल मीडिया से पता लग ही गया होगा कि हम लोग जंतर मंतर पे क्यों। एसएससी जीडी के बच्चे जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, 11 महीने हो गए। बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बहुत सारे नौजवान हैं। असम की बच्चियां हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, झारखंड की हैं, उड़ीसा की हैं, बिहार की हैं, यूपी की हैं, दिल्ली की भी। तो मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, लेकिन समस्या युवाओं के लिए एक ही जगह है, एक जैसी है और एक ही समस्या है, बेरोजगारी। और कुछ लोग सही भी कहे, बेरोजगारी मुझे लगता है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर नौजवानों के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होता तो वो इस पे लड़ते। अब ये बच्चे 11 महीने से बैठे हैं, सरकार इनको सुनना नहीं चाहती। अब ये अपनी पीड़ा कहें किससे? अपने देश के गृह मंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से, रक्षा मंत्री से, या किसी और? अब ये एक ट्विटर हैशटैग में चला रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं मेरे आसपास क्या माहौल है। ये देखिए, मेरे चारों तरफ है ये माहौल। आज मैं जो है कैमरामैन भी बना हुआ। हमारे आसपास दिल्ली पुलिस को पहरा दे रही है। तो बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो तय करके आए कि वो वर्दी लिए बगैर जाएगा नहीं। ये एसएससी जीडी 2018 कांस्टेबल की भर्ती थी और इस भर्ती को, ये भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में, 3 साल लगे इसको पूरी होने में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहें, गृह मंत्री खुद कहें संसद में कि 2 लाख वैकेंसी अभी हमारे पास रिक्त हैं। लगभग 54,000 बच्चे जो मेडिकल फिट हैं, यानी कि उन्होंने पहले रिटर्न का एग्जाम पास किया, फिर फिजिकल पास किया और फिर उसके बाद मेडिकल, यानी कि तीनों प्रक्रिया से गुजर के वो पास आउट है। बस जरूरत है उनको नियुक्ति लेटर देने की और उनको ट्रेनिंग सेंटर भेजने की। लेकिन ये सरकार देना नहीं चाहती, इसलिए वो लोग यहाँ लड़ रहे हैं। आज सुबह से हम लोग शामिल हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी मांग पे गवर्नमेंट कोई ठोस कदम उठाए और इनको रोजगार मिले। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके 13 महीने का बच्चा है, 14 महीने के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं और बहुत सारी परेशानियां उनकी। कुछ ऐसी बहनें जो अनमैरिड भी हैं
कुछ बच्चियों के बहनों के परिवार, माँ भी आई हुई है, पिताजी भी आए हुए हैं, कुछ के भाई आए हुए हैं साथ में। देश के युवा जो देश की रीढ़ है उसको कमजोर क्यों किया जा रहा है? क्या ये कोई साजिश है? या फिर कमजोर इसलिए किया जा रहा है कि देश का युवा जो है उसका चुनावी लाभ धर्म के रूप में भटका के लिया जाए? तो मैं यहाँ हूँ और देश में रहने वाले सभी नौजवानों से अपील करता हूँ कि युवा जो 60% आबादी वो अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखे। कब तक हम इस देश में जाति, धर्म, मजहब, इन सब चीज़ों में भटके देश की तरक्की से दूर रहेंगे और अपने अपने जो योगदान है देश के प्रति उसको कब तक हम उससे दूरी बना के रखेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी आंदोलन जारी है। हमारा जो डेलीगेशन है वो बात कर रहा है पुलिस प्रशासन के लोगों से कि गृह मंत्री जी इस पर ठोस निर्णय लें, क्योंकि मैं समझता हूँ संवाद अगर जो होगा तभी कुछ हल निकलेगा। और संवाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने पिछला आंदोलन देखा किसानों का, तो उनका संवाद हुआ बार बार, तो तब जाके कहीं एक बात पे आके वो सोल्यूशन निकला। ये भी 11 महीने से आंदोलन दे रहे हैं, लेकिन देश में आप कहीं भी जाएंगे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों या कहीं भी, वहाँ ऐसे ही कुछ ना कुछ आंदोलन चल रहे हैं युवाओं के, और सरकार सुनना नहीं चाहती। मैं तो इनसे ये अपील करूंगा कि एक दिन के आंदोलन सरकार शायद ना सुने तो आपको मजबूती से अपने आंदोलन चलाना चाहिए, और मेरा समर्थन इनको तब तक रहेगा जब तक ये जीतते नहीं। 21 है आज। इस समय मैं लगभग जेल चला गया था पिछले, जब CNP NRC का आंदोलन हुआ। निर्दोष होते सरकार ने मुझे जेल भेजा। मैं तो आज भी मन बना गया, कपड़े साथ लाया हूँ कि गर्म कपड़े वहाँ जरूरत होती है। अगर जेल भेजती है सरकार तो गर्म कपड़े कम से कम रहने चाहिए भाई। अगर जीवित रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना। हम अपना काम करेंगे, लेकिन हमने जो वादा नौजवानों से किया है उस पर हम लोग खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और युवा होने के नाते मैं बेरोजगारी का दर्द और दम समझता हूँ, और मैं उनके साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ट्विटर के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा। 10-20 गायें अगर आ जाती और गायें भी अपना गर्दन हिला देती, शायद मीडिया दिखा देता है गायें अपना अधिकार मांग रही है। ये देश का युवा है जो हजारों संख्या में आए, लेकिन इसके ये कड़कड़ाती ठंड में यहाँ आए हैं। समझ, इनको पता नहीं, लोगों को नहीं पता इन्होंने रोटी खाई नहीं खाई, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा और देश के युवाओं को सुनना पड़ेगा, सरकार को भी, नेताओं को भी, और उन सब लोगों को जिनको युवा बेवकूफ़ नजर आता है। मेरा प्रयास है कि युवा जाग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मैं दिल्ली की टीम का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बड़ी संख्या में लोग जुटाए, और मैं उम्मीद करूँगा आगे भी इस आंदोलन को मदद करवाने में वो अपने समर्थन आंदोलन को मजबूती से चलाएं। तभी आप ये आंदोलन जीतेगा, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुत दोस्तों को शिकायत थी कि पंजाब के अंदर 18 दिसंबर को बेदबी कांड हुआ। पहले गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ, उसके बाद कपूरथला में। बहुत लोगों ने कहा कि वंचितों का भारत ने इस पे फोकस क्यों नहीं किया। जब इसकी पूरी पड़ताल की गई, इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया गया, तो मामला सामने आया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू है। कपूरथला के SSP ने शरेआम कहा है कि ये जो चोरी चकारी की घटना को बेअदबी के साथ जोड़ दिया गया, धर्म का नशा। पंजाब लोक कांग्रेस एक नई पार्टी है, हाल ही में सामने आई है। बनाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुछ दिन पहले तक 18 सितंबर 2021 तक पंजाब के CM थे। उसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई है। सिंबल अभी तक नहीं मिला है, लेकिन महाराजा अमरिंदर सिंह भी ये मानते हैं कि कपूरथला और गोल्डन टेम्पल में जो हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सीधा सीधा SGPC पे सवाल किया है। अगर गोल्डन टेम्पल वाला व्यक्ति या कपूरथला में बेदबी करने वाला शख्स गुनहगार होता तो उसको SGPC या गुरुद्वारा कमेटी पकड़कर पुलिस के पास ले जाती और उससे उगलवाती। लेकिन किया क्या गया वो सबके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सवाल है ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और SGPC को वो कटघरे में खड़ा करते हैं, स्पेशली गोल्डन टेम्पल को लेकर।
कपूरथला में तो एसएसपी ने क्लियर कर दिया है कि ये मामला जो है चोरी चकारी का था, लेकिन उसको बेअदबी के साथ जोड़ दिया गया। इससे पहले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कहते हैं वो आपको सुनवाएं, एक चीज और याद दिलानी चाहता हूं मैं। वो तारीख थी 15 अक्टूबर, साल था 2021, यानी आज से 65-66 दिन पहले की बात है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे घटना घटी थी। उसमें अभी तक पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई सिट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। 64-65 दिन बीत गए हैं। और लखबीर सिंह जिसका वहां पे मर्डर किया गया था, लखबीर सिंह को उनके गांव वालों ने भी, और तमाम तरह के सब चीज़ें जो है वो पब्लिकेट हो चुकी हैं, उसका ब्रॉडकास्ट हो चुका है। मैं बार बार उस घटना को जोड़ नहीं सकता, लेकिन सवाल ये है कि ना तो लखबीर सिंह ना ये कपूरथला और गोल्डन टेम्पल वाले मामले में अभी तक बेअदबी की कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। अब सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, शायद वो लखबीर सिंह वाला मामला भूल गए हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि हम वंचितों का भारत हैं इसलिए लखबीर को हमने साथ जोड़ा है 15 अक्टूबर से लेके और 19 दिसंबर तक कुल 64 दिनों में 3 हत्याएं। सिख वो एक धर्म है जो सबको प्यार, सबका इस्तकबाल, सबका अधिकार, अगर दशम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो तो कहते थे मानव की जाति सबे एक ही पहचानी, ये है सिख धर्म। लेकिन ये जो पिछले 64-65 दिन में जो हुआ है वो कौन सा धर्म है? सुनिए क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे मामले पर। दरबार साहब बेअदबी हुई है, इसके बारे किवें समझ रहे? बेअदबी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। देयर इज अ लॉ इन दिस लैंड। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? दिस इज इलीगल, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और यही कपूरथला हुआ है। दिस इज नॉट दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? कोई एजेंसी नहीं लगियां। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮੈਂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਦਾ? ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 4 इशू से बैबल कला, बरगाड़ी, कोटकपूरा एंड जोहार के, ठीक है, ये 1915 दी होइयां हुई ने। हुण तुसीं नोट करो 2015। साथियों आज के लिए सिर्फ इतना है। कल कुछ टेक्निकी प्रॉब्लम्स थी, ज़बरदस्त टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। उस वजह से हम लोग चूँकि टीम में कुछ लोग जो थे कुछ उनको एक दो साथी जो थे वो फिट नहीं थे और एक आध साथी को एक एग्जामिनेशन के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ा। इसलिए इस वजह से वंचितों का भारत आप मंगलवार नहीं देख पाए, जिसका मुझे बेहद खेद है और पूरी टीम को बेहद खेद है। भविष्य में ऐसा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।